नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक है और मैं पढ़ाई के लिए मौसा मौसी के पास नोएडा शहर में रहने आया हूँ। मैं 20 साल का हूँ और गांव की साधारण जिंदगी से निकलकर शहर में आना मेरे लिए नया एहसास था। मेरे मौसा दुबई की एक नामी कंपनी में काम करते हैं और ज्यादातर वहीं रहते हैं। मौसा और मौसी की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन सेजल मौसी के अभी कोई बच्चे नहीं हैं। जब मैंने पहली बार सोनी मौसी को देखा तो उनकी सुंदरता देखकर चौंक गया। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सोनी मौसी की बड़ी बड़ी आंख, चमकता चेहरा और प्यारी सी मुस्कान मेरे दिल को उनकी ओर खींच रही थी। सेजल मौसी का आत्मविश्वास और सादगी उनको और भी खास बनाती थी। जब मुस्कुराकर मौसी ने मेरी तरफ देखती तो मेरे दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगतीं। शुरुआत में सब कुछ मुझको साधारण सा लगा, लेकिन धीरे धीरे सेजल मौसी की जवानी और सौंदर्य से मैं उनकी ओर खींचने लगा। सेजल मौसी की खूबसूरती और बातों ने मुझको बहुत प्रभावित किया। अब मुझको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जानता था कि सोनी मौसी के लिए मेरे मन में केवल इज्जत, सम्मान और प्रेम भाव होना चाहिए, लेकिन इस खिंचाव ने मुझको परेशानी में डाल दिया था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही कट गए। अब मेरी सोनी मौसी के साथ बहुत अच्छी खासी पहचान हो गई थी। मौसी मेरी बहुत फिक्र करती थी, मेरी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। मैं अपनी सेजल मौसी के साथ हमेशा मजाक मस्ती करता था और वह मुझको मेरे मौसा जी से ज्यादा प्यार करती थी। उस दिन घर में सिर्फ मैं और सोनी मौसी थीं। मौसा जी दुबई गए हुए थे और घर पर बिल्कुल शांत माहौल था। मैं बरामदे में कुर्सी पर बैठा मूवी देख रहा था। बिल्कुल शांत माहौल और मैं अपनी मूवी देखने में मस्त था। इस बीच सेजल मौसी बाथरूम में नहाने गई थी। थोड़ी देर बाद बाथरूम से एकदम पानी गिरने की आवाज़ रुक गई और मैंने सोचा कि सेजल मौसी नहाकर बाहर आ रही होगी। मैं अपनी तरफ एकदम निगाह गड़ाए बैठा था कि तभी बहुत जोर से आवाज़ आई, मानो जैसे कोई लुढ़क पड़ा हो। फिर आवाज़ को एकदम सुनते ही मैं डर गया और तुरंत बाथरूम की ओर जोर से भागा। जब वहां पहुंचा तो देखा कि सोनी मौसी बाथरूम के बाहर लुढ़की पड़ी हुई थी। मौसी वहां पर पैर के बल फिसल गई थी और वे फर्श पर बैठी थीं। मौसी के शरीर में दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। बिना कोई समय बर्बाद किए मैं मौसी के पास पहुंचा और उनको एकदम से उठाने के लिए मैंने सेजल मौसी का हाथ पकड़ लिया। मैंने मौसी का हाथ जोर से पकड़ा और मौसी को वहीं पर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरे हड़बड़ाने की वजह से अचानक मौसी का हाथ मुझसे एकदम छूट गया और मैं खुद अपना संतुलन खो बैठा। इससे पहले कि मुझको कुछ भी समझ में आ पाता, मैं सीधे सोनी मौसी के ऊपर गिर गया। उस पल सब कुछ जैसे रुक सा गया। मैं सेजल मौसी को बिल्कुल ऊपर हो गया और हमारी आंखें आपस में मिल गईं और हम दोनों लोगों की सांसें तेज गति से चलने लगी और एक अजीब सा माहौल हमारे बीच कनेक्ट हो गया। मैं सेजल के चेहरे के नज़दीक था और मौसी की आंखों की गहराई में जैसे कहीं खो सा गया था। हम दोनों ही कुछ देर तक बिना कुछ कहे एक दूसरे की ओर देखते रहे। वापस अजीब लेकिन अनजानी भावनाओं से भरा हुआ था। लगभग 20 मिनट तक हम ऐसे ही रहे जैसे उसी वक्त समय ने अपनी स्पीड थाम सी ली हो। फिर अचानक हमें अपनी स्थिति का एहसास हुआ। मैं एकदम जल्दी से उठा और सेजल मौसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सेजल मौसी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और इस बार मैं उन्हें सही से उठाने में कामयाब रहा। फिर मौसी थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने रूम में चली गई, लेकिन मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश था। मैं सोच भी रहा था कि मेरी सोनी मौसी को यह सब कैसा लगा, लेकिन सोनी मौसी की मुस्की ने मुझको कुछ ऐसा एहसास कराया जैसा कि मेरी मौसी को यह सब बहुत अच्छा लगा हो। उसके बाद मैं अपने रूम में चला गया और स्कूल के लिए तैयार होने लगा। मन में अभी उस वक्त का ख्याल घूम रहा था। मैंने खुद को बहुत मनाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक एहसास था और इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। तभी मेरी सोनी मौसी मेरे रूम में आई। उनके चेहरे पर साफ उदासी झलक रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, प्रतीक, जब तुम मेरे साथ गिर गए थे तो तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं सोनी मौसी की बात सुनकर थोड़ा हंसा और कहा, नहीं मौसी, मुझको कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मौसी से पूछा, मौसी, आपको तो कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सेजल मौसी ने थोड़ी हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरे पैर में हल्का दर्द हो रहा है। सेजल मौसी की बात सुनकर मैं चिंतित हो गया। मैंने तुरंत कहा, मौसी, अगर आप चाहे तो मैं आपके पैर की मालिश कर दूं, इससे आपको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। मौसी ने कुछ सेकंड के लिए मेरी तरफ देखा, फिर सहमति में अपना सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ठीक है प्रतीक, अगर तुम कह रहे हो तो कोशिश कर लो। मैं तुरंत अपने रूम में रखा दर्द वाला तेल ले आया
और मैंने मौसी को बेड पर आराम से लेटने को कहा। मैंने मौसी के पैर पर तेल लगाकर मालिश शुरू कर दी। मौसी के बॉडी में थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ और उन्होंने हल्के से करवट ली। लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा महसूस किया कि सेजल मौसी ने मेरी ओर बहुत ही ध्यान से देखने लगी। उनकी आंखों में एक अलग सी चिंता और उदासी दिख रही थी जिसको मैं समझ नहीं पा रहा था। सेजल मौसी की वो नज़र मुझको बेचैन करने लगी थी। मैं खुद को थोड़ा असहज महसूस करने लगा। मेरे मन में तभी अचानक से यह विचार आया कि शायद मुझको सेजल मौसी के को गले लगाकर उनकी उदासी को कम करना चाहिए। लेकिन तभी सेजल मौसी ने मेरा हाथ एकदम जोर से पकड़ लिया। उनकी पकड़ थोड़ी हल्की थी लेकिन मौसी के चेहरे पर एक अलग मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, प्रतीक अब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। सेजल मौसी रूम से बाहर जाने लगी। जाते जाते उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतीक जल्दी बाहर आओ, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। मैं वहीं पर खड़ा देखता रह गया। मौसी के वो आवाज़ और उनकी मुस्कान को समझने की कोशिश करता रहा। उस पल के बाद मेरे दिमाग में कई विचार उठने लगे। मुझको भी समझ में नहीं आ रहा था कि सेजल मौसी के मन में मेरे प्रति क्या चल रहा था। मौसा को दुबई गए 5 महीने हो चुके थे और घर में सिर्फ सेजल, मौसी और मैं ही थे। शायद मौसी को अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस हो रहा था जो उनको अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। मौसी अक्सर जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो सीधे मुझको आवाज़ देकर बुला लेती थी। उनका मुंह पर यह विश्वास और निर्भरता मुझको अच्छा तो लगता था, लेकिन साथ ही मेरे मन में कई तरह की भावनाएं और विचार उठने लगे थे। उस दिन की शुरुआत और हम दोनों जैसी ही थीं। मैं अपने स्कूल की तैयारियां कर रहा था। तभी सोनी मौसी मेरे करीब आई और बोली, प्रतीक मुझको बाजार जाना है, मुझको बाजार ले चलोगे? मौसी के बोलने में एक अलग सा एहसास था जो मेरे दिल को छू रहा था, जिससे मैं मौसी को मना नहीं कर सकता था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सेजल मौसी, आप रेडी हो जाइए, मैं मोटरसाइकिल निकालता हूँ। थोड़ी देर बाद सोनी मौसी रेडी होकर बाहर आई तो उनकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, जो हमेशा से मुझको अपनी ओर आकर्षित करती थी। सेजल मौसी ने हल्के पिंक रंग की साड़ी पहनी थी जो उन पर बेहद गजब लग रही थी। मैं मौसी की ओर देखता रह गया, लेकिन किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और गाड़ी पर बैठने का इशारा किया। सोनी मौसी मेरे पीछे बैठी और मैंने गाड़ी स्टार्ट की। मौसी की सादगी इतनी नज़दीक महसूस हो रही थी कि मुझको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जब सेजल मौसी ने अपने दोनों हाथों से हल्के से मुझको पकड़ा तो मेरे दिल की गति बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मेरे साथ उनकी एक प्यारी सी मुस्कान दिख रही थी जो मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। मैंने बार बार खुद को यह याद दिलाया कि यह सब कुछ नॉर्मल बातें हैं और मुझको ऐसे विचारों को कंट्रोल में रखना होगा। बाजार पहुंचने के बाद सेजल मौसी ने सबसे पहले एक पार्लर जाने की बात कही। मैं सेजल मौसी के बाहर वेट करता रहा और लगभग 1 घंटे बाद सेजल मौसी बाहर आई। सेजल मौसी का फेस और भी चमकीला नजर आ रहा था। मौसी ने मुझसे कहा, प्रतीक अब हमें शॉपिंग करनी चाहिए। फिर हम लोग एक बड़े शोरूम में गए जहां पर सेजल मौसी ने कई तरह की ड्रेस देखी। वे हर बार कोई कपड़ा उठाती तो उसको बड़े गौर से देखती और फिर एकदम से मेरी ओर मुस्कुराती, मानो जैसे मौसी मुझसे कुछ पूछना चाह रही हो कि यह कैसा है। मैंने मुस्कुराकर हर बार सोनी मौसी की पसंद की हुई ड्रेस को अच्छा बताया। फिर मौसी ने एक मेहरून रंग की साड़ी उठाई जो बहुत ही खूबसूरत और गजब की लग रही थी। मौसी ने मुझको दिखाते हुए पूछा, प्रतीक ये साड़ी कैसी लग रही है? मैं थोड़ा उस साड़ी को देखकर हंस पड़ा क्योंकि वह साड़ी काफी पारदर्शी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा, मौसी बहुत अच्छी है साड़ी, सोनी मौसी आप पर बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सुनकर मौसी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उन्होंने साड़ी खरीदने और इसके अलावा मौसी ने बहुत कुछ और भी चीजें खरीदी जो उनकी कुछ पर्सनल भी थीं। घर लौटते समय सेजल मौसी फिर से मेरे पीछे बैठी। इस बार वो थोड़ा और भी मेरे करीब लग रही थी और मौसी की बातों में थोड़ी हंसी मस्ती मजाक दिख रही थी। घर पहुंचकर मौसी ने सारा सामान उतारा और मुझको एक गिलास चाय लाकर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। यह दिन भी नॉर्मल दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सेजल मौसी घर के कामों में बिजी थी और मैं अपने स्कूल के कामों में बिजी था। शाम को जब हम दोनों कॉफी पी रहे थे तभी मौसा का कॉल आया। सोनी मौसी ने सोचा, कॉल उठाया और मौसा की बात सुनने लगी। मौसा ने कहा कि उन्हें अभी घर आने के लिए कोई भी लीव नहीं मिल पा रही है और वे 2 महीने बाद ही यहाँ नोएडा आ पाएंगे। मौसा की यह बात सुनकर सेजल मौसी बहुत ही ज्यादा उदास सी हो गई। उन्होंने तुरंत मौसा का कॉल काट दिया, लेकिन मौसी की आंखों में हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैं फिर मौसी के पास गया और पूछा,
सेजल मौसी, सब कुछ ठीक है ना? उन्होंने बस इतना कहा। हाँ प्रतीक, सब ठीक है। पर मौसी के बोलने से साफ पता चल रहा था कि वे ठीक नहीं थीं। उसी समय मैं समझ गया कि सोनी मौसी को क्या चाहिए था। मौसी का यह अकेलापन और काफी समय से मौसा का ना होना मौसी को अंदर से बेचैन कर रहा था। मौसा शायद मौसी की भावनाओं और उनकी जरूरतों को अनदेखा कर रहे थे, लेकिन मैं मौसी के पास था और उनकी भावनाओं को बहुत अच्छे से महसूस कर सकता था। जैसे ही धीरे धीरे रात होती गई, रात के लगभग 10 बज चुके थे। हम लोगों ने खाना खाया, लेकिन खाना खाते समय मौसी बहुत चिंतित लग रही थी। उनकी आंखों में साफ साफ चिंता दिखाई दे रही थी और वे बार बार किसी सोच में खो जाती थीं। मैं मौसी को बिना रुके देखता रहा और आखिरकार मैंने सेजल मौसी से पूछ लिया, मौसी क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? मौसी ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में उदासी का माहौल था। मौसी कहा, प्रीतम, पहले तुम अपना खाना जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हारे पास आती हूँ। मुझको तुमसे काफी सारे बातें करनी है। सेजल मौसी के इस जवाब ने मेरे दिल अंदर एक उथल पुथल मचाकर रख दी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़कने लगीं। मौसी की बोलचाल में कुछ ऐसा था जो मुझको सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैं जल्दी से खाना फिनिश करने लगा, क्योंकि मैं सेजल मौसी की बातों को सुनने के लिए बेचैन हो रहा था। मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सोनी मौसी मुझे अपनी इच्छाएं बताने वाली हैं। शायद वह मुझे वही बातें कहेंगी जो मैं सोनी मौसी के लिए महसूस कर रहा था। मौसी की बातें और उनके व्यवहार ने मेरे अंदर एक उमंग सी पैदा कर दी। खाना फिनिश करने के बाद मैं अपने रूम में चला गया। मेरे मन में उम्मीद की किरण बढ़ती जा रही थी। मौसी की कई बातें मेरे दिलों दिमाग में पनप रही थीं। मैं अपने रूम में हल्के कदमों से बाहर निकला और सेजल मौसी के रूम की ओर बढ़ा। गेट के पास पहुंचते हुए मैंने देखा कि सेजल मौसी मेरी ही आने का राह देख रही थी। मौसी की आंखों में चिंता और बेचैनी साफ नजर आ रही थी। मैंने शर्माते हुए पूछा, सेजल मौसी, क्या हुआ आपको? आप मुझसे थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाहती थीं। सेजल मौसी ने मुझको अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं मौसी के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर की खामोशी के बाद मौसी ने एक जोर की सांस ली और कहा, प्रतीक, सुबह तुम्हारे मौसा का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि इनको अभी भी घर आने की कोई छुट्टी नहीं मिल रही है और तुम्हारे मौसा कुछ दिन और अभी नोएडा नहीं आएंगे। मौसी के फेस पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। मैंने कहा, अगर मौसा को अभी घर आने की छुट्टी नहीं मिल रही है तो मौसी इसमें बेचारे मौसा जी को क्यों पूछ रही हो? इसमें कंपनी वालों की गलती है। मौसा को उनका काम बहुत जरूरी है। तभी मौसी ने मेरी तरफ देखा तो सेजल मौसी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो मौसी ने कहा, प्रतीक, बात छुट्टी की नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे मौसा को मेरी कोई चिंता नहीं है। तुम्हारे मौसा को लगता है कि मैं हमेशा ठीक हूं, लेकिन क्या तुम्हारे मौसा ने कभी मुझसे पूछा है कि मैं उनसे क्या चाहती हूं? तुम्हारे मौसा की जिंदगी में तो बस सिर्फ काम सब कुछ बन गया है। उनको मेरी कभी जरूरतें नहीं दिखती। मैंने सेजल मौसी को समझाने की कोशिश की। मौसी, ऐसा नहीं है। मौसा जी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बस मौसा जी का प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग है। मौसा जी अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि कभी कभी आपकी जरूरतें समझ नहीं पाते। लेकिन मौसी, इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि मौसा आपकी फिक्र नहीं करते। मौसी ने मेरी बात को अनदेखा करते हुए कहा, प्रतीक, तुम्हारे जैसा तुम्हारे मौसा मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अगर वो मुझसे प्यार करते तो तुम्हारे मौसा जी मेरे लिए कुछ वक्त निकाल कर नोएडा जरूर आते। क्या उनको यहाँ आना इतना मुश्किल होता है? तुम्हारे मौसा जी को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि मैं यहाँ कितनी अकेली, तन्हा और गुमसुम रहती हूँ। मौसी की बात सुनकर मैं शांत हो गया। मैंने देखा कि मौसा जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आते आ रही थीं। कुछ वक्त के लिए रूम में शांति छा गई। फिर सोनी मौसी ने धीरज कहा, प्रतीक, मैं बहुत दिनों से इन सब बातों को किसी प्रकार काट रही हूं, लेकिन अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। मेरे अंदर बहुत दिनों से कई भावनाएं जाग रही हैं, जिन्हें मैं बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर पा रही हूं। मैं खुद पर कितना कंट्रोल रखूं तुम्हारे मौसा जी के लिए? मेरी बातें कोई मायने नहीं रखती। मैं अब क्या करूं प्रीतम? मौसी की यह बात सुनकर मैं अंदर से दुखी सा हो गया। मौसी की आवाज में छुपा दर्द और चिंता मुझे साफ बेचैन कर रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि मौसी को कैसे समझाऊं। मौसी ने पहली बार इतनी सफाई से अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थीं। मैंने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, मौसी, मैं समझता हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी।
लेकिन आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। कभी कभी रिश्तों में ऐसे मुश्किल हालात आते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। मौसा जी शायद अपनी जिम्मेदारियों में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए हैं कि मौसी आपकी उदासी को समझ नहीं पा रहे हैं। मौसी ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में उम्मीद और निराशा साफ झलक रही थी। मैंने सोनी मौसी को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन मौसी की बातें मेरे मन में चिंगारी की तरह उमड़ रही थीं। मैं समझ गया था कि मौसी की तकलीफ सिर्फ अकेलापन ही नहीं बल्कि कुछ और ही है, जिसे वे अब और बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहीं। तो मैंने कहा, सोनी मौसी, तुम्हारा क्या कहना है? मौसी बोली, प्रतीक, अब जो तुम्हारे मन में है वही कह दो। फिर मौसी धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर बोली, प्रतीक, मुझको बताओ, क्या तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है? मैंने कहा, नहीं, मेरी अभी कोई भी दोस्त नहीं है। तब सेजल मौसी ने कहा, सच में जब मैं तुम्हारी एज में थी तब मेरे कई दोस्त थे। ये सुनकर मैंने हैरानी से मौसी की ओर देखा। फिर मौसी ने कहा, अच्छा प्रीतम, वह सब छोड़ दो, लेकिन तुमने अपनी अभी तक कोई दोस्त क्यों नहीं बनाई? मैंने कहा, मौसी, मुझको अब तक ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली। मौसी ने पूछा, प्रीतम, तुमको किस तरह की लड़की चाहिए? मैंने एकदम जवाब दिया, तुम्हारी तरह। ये सुनकर मौसी थोड़ा शर्मा सी गई और बोली, चलो आज फिर से मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं। ये सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मौसी मुझसे क्या कह रही हैं। मौसी ने कहा, प्रतीक, अगर तुम मुझको अपनी दोस्त बना लेते हो तो प्रतीक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। मौसी की बातें सुनकर मैं बहुत उतावला हो रहा था और मैंने कहा कि फिर मौसी ने कहा, लेकिन प्रतीक, एक बात का ख्याल रखना कि इस बारे में तुम्हारे मौसा को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम्हारे मौसा दुबई से वापस आएंगे तो हमको एक दूसरे के से बहुत संभल कर रहना होगा, नहीं तो तुम्हारे मौसा ठीक है। सेजल मौसी उसके बाद मैं अपने रूम में चला गया और बेड पर लेट गया। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि जब तक मौसा घर पर नहीं आते, मैं मौसी के साथ ही इसके बाद मुझको कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सेजल मौसी नहाकर बाथरूम से बाहर आती हुई दिखाई दी और उन्होंने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी। मौसी उस साड़ी में बहुत सुंदर और हसीन लग रही थी। उन्हें देखकर मैं उनका दीवाना हो गया और मौसी को गले लगा लिया। मौसी ने कहा, प्रतीक, यह तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत जवाब दिया, मौसी, तुमने रात में कहा था कि तुम मेरी सारी इच्छाएं पूरी करोगी। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूं। यह सुनकर मौसी ने भी मुझको गले लगा लिया। इसके बाद हम मौसी के रूम में गए और हमने अपनी भावनाएं पूरी की। उसके बाद मैं फ्रेश होकर लाफी में बैठ गया और मूवी देखने लगा। जब सेजल मौसी घर के काम में बिजी हो गई, कुछ समय बाद मौसी मेरे करीब आई और बोली कि तब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आज तुमने मुझको जो कुछ भी दिया है वह तुम्हारे मौसा जी मुझको कभी भी नहीं दे पाए। और उस दिन से मौसी और मैंने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें